हे गाइस, अ वेरी गुड वाला गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर और यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। 7 बज रहे हैं, करंट अफेयर का एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, सभी का स्वागत है। देखो, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि करंट अफेयर नॉर्मली आप लोग कोई सब्जेक्ट मानते नहीं हो, ना करंट को ना स्टैटिक को, लेकिन अगर आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करंट और स्टैटिक से बनते हैं। कल सीपीओ का एनालिसिस आपने देखा होगा, या सीपीओ का मतलब एग्जाम आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा। तो बेटा एक बार आप नहीं देखा हो तो जरूर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं यही चाहूंगी। बाकी तुम्हें फिर करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंस है वो वहां से पता चल जाएगी, है ना। करंट की नहीं भी पता चलेगी तो जो स्टैटिक वाला पोर्शन हम लोग कवर करते हैं तो वो तो आपको समझ आ ही जाएगा। बाकी शुरुआत कर देते हैं। जूही है, नेहा है, पीयूष है, कमला है, अंजलि है, दीक्षा है, सभी का स्वागत है। क्योंकि आप सभी को पता है पढ़ना और सीखना बहुत कुछ है, समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है, तो बिना आपका समय बर्बाद किए स्टार्ट कर देते हैं। गुड वाला गुड मॉर्निंग भाई, आप सभी को गुड वाला गुड मॉर्निंग, सभी को गुड वाला गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग करते हैं बूस्टर डोज से, क्योंकि आप लोगों ने कहा था मैम बूस्टर डोज आप टॉपिक वाइज ले आओ। तो आज चीज़ों को मैंने कोशिश किया है कि टॉपिक वाइज ही जो है वो लाया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इत्मीनान से देखिएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम आपको बताना है। ज्ञानपीठ पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, आप जानते हैं 1961 में इसकी स्थापना होती है और 1965 में ये पहली बार दिया जाता है। 1961 में 1961 में स्थापना होती है, 1961 में स्थापना, लेकिन 1965 में ये फर्स्ट टाइम दिया जाता है, 1965 में फर्स्ट टाइम। ठीक है, किनको दिया गया था? जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। लेकिन इनको किसके लिए मिला था बेटा? मलयालम लैंग्वेज, है ना, मलयालम। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में पहला जो है वो किसको मिला है, हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड या ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो, एक तो पूछा जाएगा कि हिंदी में पहला ज्ञानपीठ किसको मिला, और एक मिलेगा कि हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला का नाम, है ना। हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाली फर्स्ट फीमेल, हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाली, हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाली फर्स्ट फीमेल अगर आपसे पूछे तो नाम आपका क्या बनेगा? महादेवी वर्मा। किसके लिए? यामा के लिए ना, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा किसके लिए? तो यामा के लिए। ठीक है, महादेवी वर्मा यामा के लिए। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत 1968। हाँ जी, सुमित्रा नंदन पंत 1968, सुमित्रा नंदन पंत 1968। एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि ज्ञानपीठ पाने वाले जैसे पहले पुरुष, आपने कहा जी शंकर कुरूप, लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो वो आशा पूर्णा देवी है, जो कि आप जानते हैं बंगाली है। बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 22+2 लैंग्वेजेस में मिलता है। 22 तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th वाला शेड्यूल है उसमें मेंशन है, एक आपका राजस्थानी और दूसरा आपका इंग्लिश। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आपको 24 लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है ग्रैमी पुरस्कार का जो संबंध है, या जो ग्रैमी पुरस्कार है ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो ग्रैमी की अगर हम बात करेंगे, म्यूजिक, म्यूजिक, है ना। ग्रैमी की अगर हम बात करते हैं तो म्यूजिक, 4 मई 1959 को इसकी शुरुआत होती है। या हम ये कह सकते हैं जैसे मूवीज के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है दैट इज ऑस्कर अवार्ड, या जिसको हम एकेडमी अवार्ड्स कहते हैं, ठीक इसी तरीके से म्यूजिक का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसको हम ग्रैमी कहते हैं। देखो, प्रित्जकर की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्किटेक्चर से संबंधित होगा। पुलित्जर की अगर आप बात करते हो तो पुलित्जर आपका किससे संबंधित होगा? जिसको हम कहते हैं ना जर्नलिज्म या पत्रकारिता। एक पूछा गया है कि जैसे विधान चंद्र रॉय पुरस्कार, या जिसको हम कहते हैं बीसी रॉय पुरस्कार, बेटा ये मेडिसिन के फील्ड में मिलता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चिकित्सा के फील्ड में दिया जाता है बीसी रॉय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार का नाम आपको बताना है, मतलब फर्स्ट म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी। वैसे भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई है, ये तो मानते हो?
भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, है ना। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 में। MS सुब्बुलक्ष्मी, पक्का? हाँ जी, MS सुब्बुलक्ष्मी, बिल्कुल एकदम ठीक कहा, MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि अक्सर पूछ लेता है कि पंडित रविशंकर को कब मिला, तो 1999 पूछ ले कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला, तो 1999। दो नाम आपके सामने निकल करके आते हैं, एक जो नाम होता है वो होता है बिस्मिल्लाह खान का, और एक होता है लता मंगेशकर का। बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान प्लस लता मंगेशकर का नाम, है ना, बिस्मिल्लाह खान प्लस लता मंगेशकर, इनको कब दिया गया भारत रत्न? अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। 2001 में, 2001 में, है ना। और अगर हम भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो उनको 2009 में मिला है। अगर आप पंडित भीमसेन जोशी की बात करोगे, पंडित भीमसेन भीमसेन जोशी कब मिला है इनको, तो 2009 में। इतना आपको यहाँ से क्या रखना है, इतना आप सभी को इस वाले क्वेश्चन से ध्यान रखना है। हाँ जी, 1974 में रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाली जो पहली संगीतकार बनी है वो भी यही बनी है, MS सुब्बुलक्ष्मी, है ना। तो साइड में लिख देना कि इनको रमन मैग्सेस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। चले 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 चले, हाँ जी बिल्कुल, आगे चले, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम जो दिया गया था ये किसको मिला है? मतलब कि भारतीय सिनेमा में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ही होता है। अगर हम इंडियन इंडस्ट्री में बात करें उस दरमियान, तो मैंने आपको बताया हुआ भी है। देविका रानी का नाम याद है किसी को? देविका रानी का नाम, है ना, किनको मिला है? तो देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अभी रिसेंट में किनको दिया गया है भाई? 1969 में। बहुत बार आपको ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं कि शुरुआत 1969 में होती है। अभी जो रिसेंटली दिया गया था वो दिया गया था 52 वाला आशा पारेख को, आशा पारेख को। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि 53 वाला किसको दिया गया है, 53वां, ये वाहिदा रहमान को, वाहिद रहमान को। अच्छा, ये स्वेज नहर कहाँ से आ गई इसमें? बेटा देखो ये बताओ, ये जो स्वेज नहर है ये आपस में जोड़ती है किसको किससे? मेडिटेरियन सी को रेड सी से, या आप ये भी बोल सकते हैं कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम स्वेज नहर करती है। भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कौन करेगा? ये करेगी स्वेज कैनाल, लाल सागर से। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी, इनका नाम बताएं आप सभी के सभी। हाँ, रेड सी और मेडिटेरियन से, बिल्कुल एकदम ठीक कहा, रेड सी और मेडिटेरियन सी। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम विदेशी हैं ये कौन है? अगर कभी पूछ लिया जाए ना कि जो स्वेज कैनाल है इस पर अधिकार किसका है, बेटा मिस्र का, या हम ये कह सकते हैं इजिप्ट का, है ना। बाई चांस कभी पूछ ले कि इस पर अधिकार किसका है, तो मिस्र का या इजिप्ट का हो जाएगा। हाँ जी, भारत रत्न पुरस्कार। बेटा आप लोग एक नाम पढ़ते हो मदर टेरेसा का, लेकिन आप याद रखिएगा मदर टेरेसा विदेशी नहीं थी, उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, उसके बाद उनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। इसलिए हम किसका नाम पढ़ते हैं? हम एक नाम पढ़ते हैं जो कि है खान अब्दुल गफ्फार खान का, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी हम इनको कहते हैं, या सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड पर्सन बनते हैं वो बनते हैं नेल्सन मंडेला, है ना। फर्स्ट कौन हो गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो नाम आपके सामने आएगा नेल्सन मंडेला। क्या इनके अलावा भी कोई और है?
जिनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है कोई बच्चा जो बताएगा? क्या इनके अलावा भी कोई है जिनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है? 1987। एक बच्चा कह रहा है मैम 1987। हाँ जी 1987। और अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करेंगे तो 1990। भीमराव अंबेडकर को भी 1990 में ही दिया गया था। नेल्सन मंडेला और भीमराव अंबेडकर दोनों को 1990 में ही दिया गया था। चला जाए, 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट और अपना जो फाइनल क्वेश्चन है उसकी साइड। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? अगर मैं फर्स्ट नोबेल प्राइज की बात करना चाहूँ तो आंसर आपका क्या बनेगा भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये न केवल भारत बल्कि एशिया के भी पहले ही व्यक्ति थे जिनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था, या हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। साहित्य का नोबेल प्राइज मिला, या जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। डन है। हाँ ये एशिया के भी पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य में या लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला 1913 1913, या अगर मैं बात करूं तो 1913। अब चलते हैं कल वाली बात पर। कल आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के नए DG बन गए हैं, है ना? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन इसको हम हिंदी में कहेंगे, सीमा सड़क संगठन, है ना? सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना? सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को फॉर्मेशन होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? दिल्ली में। काम क्या होता है बेटा? रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। किसके लिए? तो स्पेशली सेना के लिए। ये क्या करता है? ये रास्ता बनाने का काम जो है वो करता है। आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? हाँ 7 मई 1960 बिल्कुल एकदम ठीक है। प्रोजेक्ट दंतक BRO से ही संबंधित है। सबसे ऊंचा बैटलफील्ड ये BRO ही बना रहा है। सबसे ऊंची मोटरेबल रोड ये BRO ने ही बनाई थी लद्दाख में, नो डाउट, तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो आंसर क्या बनेगा? हाँ एक बच्चा आंसर कर रहा है रघु श्रीनिवासन, बिल्कुल एकदम ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं तो आंसर आपका क्या बनेगा? नए DG कौन बन गए हैं? रघु श्रीनिवासन, रघु श्रीनिवासन। इतना तुम्हें यहाँ से क्या रखना है? इतना तुम्हें इस वाले क्वेश्चन से ध्यान रखना है, रघु श्रीनिवासन। हाँ जी रघु श्रीनिवासन। अच्छा इन्होंने रिप्लेस किसको किया है भाई? है कोई सिंगल बच्चा जो ये कहे कि मैम इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो किसको किया है? राजीव चौधरी जी को। अगर रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो जनरल राजीव चौधरी जी को ना। तो तुम्हारे लिए एक नाम तो बदल ही गया राजीव चौधरी जी का। जनरल राजीव चौधरी, जनरल राजीव चौधरी, इनको इन्होंने क्या कर दिया था? इनको इन्होंने रिप्लेस जो है वो किया है। हाँ जी राजीव जी को। तो अब जब भी कभी BRO का नाम आएगा तो हम लोग एक नया नाम पढ़ेंगे, और वो नया नाम किनका होगा? तो वो नया नाम होगा रघु श्रीनिवासन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और ये हमको लग रहा है एंड में सेट होने के बजाय ये पहले पर सेंड हो गए हैं, मतलब पहले पर ही सेट हो गए हैं।
चलो खैर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए हुक्का और तंबाकू उत्पादों पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अगर जो एज 21 साल से कम है तो बेटा आप इन सारे प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसा जो किया है वो किस स्टेट ने किया है? अभी नई नई सरकार आई है बसवराज बोम्मई की जगह पर सिद्धारमैया जी की। तो बहुत सारे फैसले हैं, बहुत सारे डिसीजंस हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं सिद्धारमैया जी के। ऑप्शन आपका बी है। किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये जो किरीटेश्वर गांव है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में। जबकि अगर हम विश्वनाथ घाट की बात करेंगे तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा? असम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अलंग के पास खंबात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों से वनेडियम की उपस्थिति का पता चला है? वनेडियम ज्यादातर इसका जो यूज होता है वो इंडस्ट्रियल यूज है। तो अगर हम वनेडियम की बात करते हैं तो गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। बेटा देखो आपने जैसे अलंग पढ़ा तो सीधी सी बात है, अलंग हो गया, आनंद हो गया, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ये आपको देखने को मिलते हैं गुजरात में। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हर साल विश्व राइनो दिवस, हालांकि देखो पूरे विश्व में 5 स्पेसीज उनकी पाई जाती है, 5 प्रजातियां, लेकिन अगर हम स्पेशली अपने भारत की बात करते हैं तो भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा है जो कि आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा? हर साल विश्व राइनो दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 सितंबर, यानी कि 22 सितंबर को इसे मनाया जाता है। 23 सितंबर 2023 को पीएम मोदी ने 451 करोड़ रुपए की लागत वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। भाई वाराणसी, सचिन तेंदुलकर भी तो शामिल थे ना इसमें। तो आंसर आपका क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वाराणसी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में 3 दिवसीय नदी उत्सव का आयोजन किया गया है। ये कहां पर किया गया है? नदियों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर जो मैं तुमसे कहूं कि नदी कौन सी होगी तो यमुना नदी। और प्रॉपर अगर आपसे प्लेस पूछ लिया जाए तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? देश की राजधानी दिल्ली। बिल्कुल एकदम 110% ठीक आंसर है, देश की राजधानी दिल्ली। सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण 21 से 24 सितंबर 2023 तक सिंगापुर में आयोजित हुआ है? बेटा देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक हम लोग पढ़ते हैं एक्स एक्कोवेरिन और एक हम लोग पढ़ते हैं एकता। तो बेटा दोनों की दोनों जो एक्सरसाइज है ना वो मालदीव के साथ है, इस चीज में कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, दोनों की दोनों मालदीव के साथ हो जाएंगी। सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण है जो 21 से 24 सितंबर 2023 तक सिंगापुर में आयोजित हुआ है? बिल्कुल आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी आपका 110% करेक्ट आंसर है, 3030 वाला। हिंद प्रशांत में तैनाती मिशन के तहत पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का जो आयोजन किया गया है, मतलब ट्राइलिटरल एक्सरसाइज है, मेन वही है कि चाइना का हमको क्या करना है? मिलकर के सामना करना है। तो ये ट्राइलिटरल एक्सरसाइज है जिसमें अपना प्यारा भारत है, इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है ना। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, जब 2 या 2 से ज्यादा देश किसी एक्सरसाइज को करते हैं पर्टिकुलर किसी एक देश के लिए, तो वो एक्सरसाइज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय मैरीटाइम एक्सरसाइज 19 से 20 सितंबर 20 से 21 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है, 20 और 21 सितंबर ऑप्शन बी। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण ये आयोजित किया गया है और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? यानी कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन इसका 14th वाला संस्करण, 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल समिट, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर अगर मैं बात करूँ चेन्नई। हाँ जी, जहां मर्जी तुम देख लो, हम स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, जहां मर्जी तुम देख लो। हम यूथ को क्या सिखाएंगे भाई? पहले हम चीजों को सिखाएंगे, उसके बाद तो वो चीजें अपने आप ही मैनेज कर लेगा, है ना। हम तो ये कह देंगे कि हमने तो तुम्हें सिखाया है, काम तुम ही नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रमीला मलिक किस राज्य की विधानसभा में निर्विरोध निर्वाचित होने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी है? यानी कुल मिला के एक स्टेट ऐसा है जिसको फर्स्ट स्पीकर मिली है, वुमेन स्पीकर। तो किस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को फर्स्ट फीमेल स्पीकर मिली है सितंबर में? तो आंसर क्या बनेगा? केरला, गुजरात, त्रिपुरा या उड़ीसा? प्रमीला मलिक, आंसर आपका क्या बन गया? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बन गया, उड़ीसा आपका 110% ठीक आंसर है।
अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु के नागपट्टिनम और किस देश के उत्तरी प्रांत कांगेस थुराई के बीच में हाई स्पीड, मैं कहते हूँ कुछ भी याद मत रखो भाई, इन्होंने कहा है फेरी सर्विस को शुरू किया गया है। और तुम्हें यह चीज पता है कि इंडिया और श्रीलंका फेरी सर्विस, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका, तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो आंसर आपका क्या बनेगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गई है भाई, कोटा राजस्थान, है ना। एजुकेशन नगरी के नाम से हम जानते हैं किसको, कोटा राजस्थान को। तो आंसर आपका बन गया कोटा। कोल्लम की अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरल डिस्ट्रिक्ट है जो कि केरला का है। अगर हम मंडला की बात करेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब मंडला, यहाँ के जो लोग हैं वो एटलीस्ट अपना नाम तो लिख ही सकते हैं। तो ये भारत का फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है ना, जहां हम साक्षर डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब यहाँ के लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, संविधान के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर हम मंडला की बात करेंगे तो यहाँ के लोग बेटा पढ़े लिखे हैं, मतलब यहाँ का हर एज का जो बच्चा है या जो भी बुजुर्ग है उसको इतना तो पढ़ाई दिया गया है कि कम से कम वो अपना नाम लिख पाए, सिग्नेचर अपने कर पाए। बाकी लखनऊ, अरे आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अभी जो 15 जनवरी 2024 को जो परेड होगी वो लखनऊ में तो होगी, आर्मी वाली जो परेड होगी। बाकी नेक्स्ट ईयर जो 109th इंडियन कांग्रेस सबमिट है ये भी लखनऊ में ही होगा। गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ है ही उत्तर प्रदेश वालों, है ना, नवाबों का शहर लखनऊ। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इत्मीनान से देखिएगा। अच्छा, आज ये क्लास में कौन आ गया है अभी इसको पता नहीं है ना, इसको लग रहा है मैम ऐसे ही पढ़ाती हैं बिना कमेंट देखे हुए। तो अभी ये छोटा बालक है ना, ये संभल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी देर आप और वेट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट आप बालक है, संभल जाएगा संभल जाएगा, वक्त अच्छों को संभाल देता है, ये तो छोटा बालक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एक है नूर, एक है नूरी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, सेम ना समझियो दोनों को। देखो, अगर हम बात करते हैं नूर 3, इसको जो लॉन्च किया गया है नूर 3, आपको बस केवल इतना याद रखना है कि जो नूर 3 है, ये जो सैटेलाइट है, ये किस देश का हो जाएगा बेटा, रशिया का जो रॉकेट है सोयूज, इससे इसको लॉन्च किया गया है। रशियन रॉकेट सोयूज से लॉन्च किया गया है, या हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि रशिया की हेल्प से इसको जो है वो लॉन्च किया है। और इसको जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ईरान के द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ईरान, बस आपको क्या रख लेना, याद रख लेना, ऑप्शन आपका ए ईरान, बिल्कुल 110% ठीक आंसर है, ऑप्शन है ईरान। हाँ जी, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला जो पहला देश है वो रशिया ही था, आप सबको पता है ना, फर्स्ट कंट्री जिसने सैटेलाइट भेजा था कहाँ पर, स्पेस में, तो वो रशिया ही होगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला उपग्रह, या अगर बोला जाए कि स्पेस पे पहुंचने वाला जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो कौन सा था, तो स्पुतनिक, है ना, 4 अक्टूबर 1957 को इसको भेजा गया था। ठीक है, हाँ जी, स्पेस रॉकेट नूरी, यहीं पर लिख लो, तुम कंफ्यूज होगे। स्पेस रॉकेट नाम इसका क्या है, नूरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो नूरी है ये कहाँ का होगा बेटा, ये साउथ कोरिया का है नूरी, साउथ कोरिया का। तो नूर और नूरी, नूर ईरान का, नूरी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा, साउथ कोरिया का। ठीक है, हाँ जी, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाई चांस अगर आपसे पूछे कि जुपिटर 3 ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट,
अमेरिका, अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी है ना, निजी कंपनी है स्पेस एक्स, एलन मस्क, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी एलन मस्क की। 3 अक्टूबर 2023 को रॉयल स्वीडिश ऑफ साइंस द्वारा पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्च और एनी एल व्हिलियर को किस फील्ड में नोबेल प्राइज देने की घोषणा करी गई है। 3 नाम है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रोज, एनियल व्हिलियर। हम आपको कल वाले सेशन में ये बात बता चुके थे कि 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक आप ऑलमोस्ट जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं उन सबके नाम आप पढ़ लोगे। नोबेल प्राइज विनर्स, इनके नेम एटलीस्ट आपको क्या पता चल जाएंगे, इनके नाम आपको पता चल जाएंगे। वो अलग बात है नोबेल प्राइज दिए कब जाएंगे, तो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, लेकिन हमें नाम पता चल जाएगा। इसमें जो सबसे लास्ट में आपको नाम पता चलेगा वो शायद हो सकता है मे बी इकोनॉमिक्स का हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो सबसे एंड में अनाउंस हुआ था। मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है ये पीयूष रुक जाना है ना, पीयूष बेटे रुक जा, थोड़ी सी सांस ले ले, मेरे को दिख रहा है तेरा कमेंट, है ना, दिख रहा है। हाँ जी, तो लास्ट टाइम भी अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम भी सबसे पहले मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था, और इस बार भी सबसे पहले किसका नोबेल प्राइज मिला है, तो इस बार भी सबसे पहले नोबेल प्राइज। लेकिन लास्ट टाइम केवल 1 पर्सन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन का, इस बार 2 पर्सन थे जिनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। तो इत्मीनान से देखिएगा 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है, सेम वही 1900, लेकिन पहली बार कब दिया गया, 1901 में दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में केवल 5 कैटेगरीज थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट में नोबेल प्राइज है ना, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, 6 कैटेगरीज में। मैंने पर्टिकुलर आपको 6 कैटेगरीज कल डिफाइन भी करी थी। उसके बाद भी एक बच्चा मेरे से कह रहा था मैम नोबेल प्राइज तो हर फील्ड में मिलता है। बेटा हर फील्ड में कैसे मिलेगा जब पर्टिकुलर कैटेगरीज डिफाइन है। सर इसको पीयूष को रोक लेना, थोड़ा टाइम आउट करना, ये इसको सुन नहीं रहा है ये। चलो, तो आंसर आपका क्या बनेगा बेटा, फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको दिया गया है, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉन्च और एनी एल व्हिलियर को। डन है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, फिजिक्स का नोबेल प्राइज। तीनों का नाम आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन की अगर मैं बात करूं तो इनको इस बार का जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज है वो दिया गया है। तो मेडिसिन का हो चुका है, फिजिक्स का हो चुका है, आज हो सकता है मे बी कोई और आ जाए, तो तुम्हें वो भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये कल भी कराया था, एक बार फिर बता देती हूँ आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में मिलेगा, उसके अलावा केमिस्ट्री में मिलेगा, ठीक है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में मिलेगा, लिटरेचर में मिलेगा, इसके अलावा पीस में मिलेगा। बाकी जो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत है उसमें तो यही नोबेल प्राइज थे 5, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ये जो इकोनॉमिक्स वाला नोबेल प्राइज है इसको ऐड किया गया है 1969 में। अब तक 2 भारतीय हैं जिनको ये इकोनॉमिक्स वाला नोबेल प्राइज जो है वो मिल चुका है। अब इसके अलावा भी अगर आप कहेंगे कि मैम और भी कैटेगरीज हैं और भी फील्ड है, तो बेटा नहीं, सिर्फ यही 6 कैटेगरीज हैं जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है। अब तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, अब तक 10 भारतीय ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा जा चुका है। डन, चलिए अब हम देख लेते हैं जो हम लोगों ने इस बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज देखा है वो मिला क्यों है। वैसे तो पढ़ने की नीड हमें थी नहीं क्योंकि हम लोग वनडे वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेना कि इन्हें ये पुरस्कार उनके प्रायोगिक तरीकों जो पदार्थ में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं, इसके लिए इनको ये जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज। अब तक 117 लोग ऐसे हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिल चुका है। इस बार वाले नोबेल प्राइज को मिला करके 117 लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिल चुका है। लास्ट टाइम ये 3 लोगों को दिया गया था, एलन एस्पेक्ट को, क्लाउजर को और एंटोन ज़्लिंगर को। और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें पूछा गया था फिजिक्स का नोबेल प्राइज। तो 2022 में अगर हम बात करेंगे तो एलन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लाउजर को और एंटोन ज़्लिंगर को
लास्ट टाइम वाला जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। चले। अच्छा, कभी बाई चांस पूछ ले कि अब तक ऐसा कितनी बार हो चुका है जब नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, वो भी फिजिक्स में, तो अब तक ऐसा 6 टाइम हो चुका है। अब तक ऐसा कितनी बार हो चुका है? अब तक ऐसा कितनी बार हो चुका है जब फिजिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया? कितनी बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया? नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अब तक ऐसा 6 टाइम्स हो चुका है। बाई चांस, वैसे तो कभी हो सकता है मे बी ना पूछा जाए, लेकिन कभी पूछा जाए तो 1916, 1931, 1916, 1931, 1934 यानी कि 1934, 1940, 41, 42, 1940, 1941, 1942। ठीक है, ये वो वाले सन है जब किसी को भी फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो है वो नहीं दिया गया या नहीं मिला। सर एक बार ऊपर करना चैट, इसके मासूम बालक के ऊपर, मतलब स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करना, मासूम बालक के नीचे, और करिए, और करिए, ये रुकिएगा यहाँ पर। बेटा देखो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बेटा आप मत पढ़ो, है ना। मतलब फोर्सफुली तुम्हें फोर्स तो किसी ने किया नहीं है कि नहीं मेरी जान तुम पढ़ो। तो अगर आपको नहीं पढ़ना, आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है ना, ये चिरकुटों जैसी हरकतें तुम लोग यहाँ क्लास में क्यों कर रहे हो? अगर वो तुमसे गुस्सा भी हो गया तो बेटा उसके घर पे जाके मना ले। इतनी अगर है तेरे में दम, या इतनी अगर है तुम लोगों में हिम्मत, तो अगर वो मुंह भी फुला लिया तो उसके घर पे जाके मना ले उसको। कमाल करते हो यार तुम लोग, बाय गॉड कसम से। हाँ मतलब ये तुम लोगों ने क्या, मतलब ये चिरकुटों वाली हरकतें यहाँ पे शुरू कर रखी हैं भाई। मैं कसम से किसी दिन मिल गया ना, मैं पकड़ के कूट देना है। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा सो जाओ, उठना ही नहीं था, उठे क्यों? कम से कम वो तुमसे सपने में मिलती तो सही, या सपने में मिलता तो सही। मेरा बाबू गुच्छा हो गया, अरे ऐसा रैप्टा मारू मैं, गुच्छा हो गया बाबू। आओ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पहली बार, अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करते हैं, तो ये जो फर्स्ट टाइम फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो कब मिला है? तो 1901 में मिला है। और ये किसको मिला है? विल्हेम कॉनरेड रॉन्गटन को जो है ये फिजिक्स में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, इतना आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, याओगन 33 जासूसी सैटेलाइट है, और ये जो सैटेलाइट है इसको जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, याओगन 33 है ना, ये एक स्पाई सैटेलाइट है। स्पाई से तुम्हें कुछ और भी याद आएगा, मैंने तुम्हें ओरोन के बारे में भी बताया था, वो भी क्या था, वो भी स्पाई था। चलो, तो अगर हम बात करते हैं याओगन 33, ये कैसा सैटेलाइट है बेटा? ये एक स्पाई सैटेलाइट है। स्पाई का मतलब होता है जासूसी, है ना। स्पाई का मतलब क्या होता है बेटा? ये एक जासूस सैटेलाइट है। ठीक है, स्पाई का मतलब क्या हो जाएगा? तो स्पाई का मतलब हो जाएगा जासूसी सैटेलाइट। लॉन्ग मार्च 4C से इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग व्हीकल, या इसको जो लॉन्च किया गया है वो किससे लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 4C से इसको क्या किया गया है? 4C से इसको लॉन्च किया गया है। बस हमारे लिए इतना काफ़ी है। डन है। बाकी ये कहाँ का होगा? चाइना का है, जापान का है, अमेरिका है, या अगर हम बात करें साउथ कोरिया तो एक ही हो सकता है, छोटी छोटी आंखों वाला चाइना।
हाँ जी, छोटी छोटी आंखों वाला चाइना, यानी ऑप्शन आपका क्या बैठ रहा है, फिट। सी बिल्कुल एकदम आपका फिट बैठ रहा है, ऑप्शन आपका सी। इस क्वेश्चन को मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, है ना, मोस्ट 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 आईएमपी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार चीन द्वारा वित्त पोषित हाई स्पीड रेल जिसका नाम वृष है, इसको कौन सा देश लॉन्च करेगा। यानी कि इसमें जितना भी पैसा लगाया गया है वो किसके द्वारा लगाया गया है, चाइना के द्वारा लगाया। चीजें नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती अगर चाइना कुछ कर रहा है तो, समझ रहे हो बेटा, कुछ तो गड़बड़ है दया, आ जाओ। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर हम बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान से सुनो, दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार चीन द्वारा वित्त पोषित हाई स्पीड रेल जिसका नाम वृष है, इसको जो लॉन्च कर रहा है वो कौन है। सोचो 7.3 बिलियन ये चाइना लगा चुका है इसके ऊपर, ठीक है। 7.3 बिलियन कौन लगा चुका है, चाइना इस पर लगा चुका है। बेटा ये जो वृष है, आंसर हमारा क्या बनेगा, इंडोनेशिया। कौन लॉन्च करेगा इसको, इंडोनेशिया। तो कंट्री का नाम भी आप क्या रखेंगे, कंट्री का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया। मोहजेर 10 ड्रोन को किस देश ने लॉन्च किया था। इसके बाद है किस देश के रक्षा मंत्रालय और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक खुफिया विमान ओरोन की उड़ान की घोषणा करी है। ये जो विमान था ये भी कैसा था, ये भी स्पाई था। स्पाई का मतलब होता है जासूस, जासूसी करने वाला। हाँ जी, तो किस देश के रक्षा मंत्रालय और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक खुफिया विमान ओरोन के उड़ान की घोषणा करी है। बेटा ये भी ईरान का था। हाँ जी, तो ये भी कहाँ का होगा, मोहजेर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी कहाँ का होगा, ईरान का होगा। लेकिन अगर हम ओरोन की बात करते हैं जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये एक स्पाई है ना, एक स्पाई एयरक्राफ्ट है, इजराइल। ठीक है, आंसर आपका क्या बनेगा, तो आंसर आपका बन जाएगा इजराइल। ठीक है, इजराइल। विश्व कॉफी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत और एशिया ने पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी ये कहाँ पर करी है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब वर्ल्ड कॉफी समिट, ये पहली बार एशिया में भी अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया, इंडिया में किया गया है। सबसे पहले तो विश्व कॉफी दिवस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्ल्ड कॉफी डे या विश्व कॉफी दिवस, है ना, वर्ल्ड कॉफी डे या विश्व कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को इसको क्या किया जाता है, 1 अक्टूबर को इसको मनाते हैं या 1 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअल में इसको जो मनाने की शुरुआत करी गई है वो 2015 से करी गई है। शुरुआत 2015, है ना। अगर हम स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 2015 से इसको शुरू किया गया है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो विश्व कॉफी सम्मेलन है, या आप बोल सकते हैं वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, विश्व कॉफी सम्मेलन, विश्व कॉफी सम्मेलन, इसका जो 5th वाला संस्करण है या 5वां संस्करण, है ना, ये एशिया में भी प्लस है। एशिया में फर्स्ट टाइम, एशिया में फर्स्ट टाइम, एशिया के साथ साथ बेटा इनडायरेक्टली इंडिया में भी फर्स्ट टाइम हो ही जाएगा। ठीक है, इंडिया में भी फर्स्ट, इंडिया में भी फर्स्ट, डन है, इंडिया में भी फर्स्ट। तो आंसर आपका क्या बनेगा, बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका एकदम आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बेंगलुरु कर्नाटका। ऑप्शन आपका क्या है, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। चले, हाँ जी, बेंगलुरु बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर है। तेलंगाना के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड और
समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय की घोषणा करी गई है। ये किसके द्वारा करी गई है? एक्चुअल में तेलंगाना में 13,500 करोड़ रुपए की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको शुरू किया गया है, जिसमें मेनली अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो एक तो हो जाएगा आपका नेशनल टर्मरिक बोर्ड या राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, और इसके अलावा एक हो जाएगा हमारे पास क्या, समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये जो समर्पित करी गई है तेलंगाना को, ये किसके द्वारा समर्पित करी गई है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, है ना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो आंसर आपका क्या बन गया? बिल्कुल नरेंद्र मोदी, बिल्कुल एकदम ठीक है। इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। चंद्रशेखर राव ये सीएम ऑफ तेलंगाना है। जब से तेलंगाना बना है तब से सीएम यही है, सीएम ऑफ तेलंगाना, ठीक है, सीएम ऑफ तेलंगाना। तमिलसाई सौंदरराजन की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर ऑफ तेलंगाना है, गवर्नर ऑफ तेलंगाना, ठीक है, गवर्नर ऑफ तेलंगाना। डन है। बात जब भी तेलंगाना की होती है हम हमेशा आपको बताते हैं 2 जून 2014 भारत का 29वां वाला स्टेट बना है, भारत का 29वां वाला स्टेट। कैपिटल इसकी क्या होगी? हैदराबाद। फिर सेम बात जो हमेशा रिपीट करते हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं बेटा, 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए, अलग अलग यूनियन टेरिटरी, अलग अलग यूटी बन गए। तो इसके बाद यानी इस समय प्रेजेंट में इंडिया में जो स्टेट हैं वो 28 हैं, 28 स्टेट हैं, 8 हमारे पास जो हैं वो यूनियन टेरिटरी हैं। यहाँ पर 5 फरवरी 2022 को एक स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया था जो कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा थी। आप मुझे बताओगे कि उसको नाम क्या दिया गया है? संत रामानुजाचार्य का स्टैचू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, संत रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य का स्टैचू। इसको जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? पढ़ने वाले बालक आज वाली क्लास में आए ही नहीं, है ना। आज जितने बालक थे वो सब बात करने वाले थे, बेटा ऐसा क्यों? स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, समानता की प्रतिमा। ये जो प्रॉस्पेरिटी वाले जितने लोग आंसर देना, समृद्धि, तो फिर ये बताओ कैंपेगौड़ा में जो स्टैचू था, कैंपेगौड़े का मतलब कैंपेगौड़ा का वो वाला जो स्टैचू था उसको क्या नाम दिया गया था? ये जितने लोग स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, अरे बेटा समानता की प्रतिमा थी, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, है ना। ये वाला जो स्टैचू था ये क्या था? समानता की प्रतिमा थी, समानता की प्रतिमा। इसीलिए कहते हैं कभी भी ना देरी नहीं करनी चाहिए क्वेश्चन का आंसर देने में। तुम जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो वो कैंपेगौड़ा का स्टैचू है, बेंगलुरु कर्नाटका में, है ना। हाँ, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कुछ भी आंसर देंगे तो ये है भाई मोदी जी, ठीक है, आप सब जानते होंगे बखूबी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है? मतलब कुल मिलाकर के जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हमारा जो मेन एम है या हमारा जो मेन टारगेट है वो है जितनी भी चीज़ें हैं या सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, चाहे वो आपका सोलर सिटी सांची हो, चाहे वो आपका सोलर विलेज मोडेरा हो, या फिर आपका सोलर टेम्पल जो कोणार्क वाला सन टेम्पल है या ब्लैक पैगोडा है, चाहे हम लोग सोलर अलायंस की बात करें। ओवरऑल हम जो चाह रहे हैं वो मेन यही है कि क्लीन एनर्जी या सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? विकास किया जाए, है ना।
यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें सोलर एनर्जी को। तो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है हेल्थ वे, और जो हेल्थ वे का उद्घाटन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? इंदौर है, हैदराबाद है, अमरावती है, या फिर अगर मैं बात करूँ औरंगाबाद। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? हैदराबाद, तेलंगाना, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है ना? ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बी बिल्कुल एकदम ठीक आंसर है। अच्छा ये सब छोड़ो, खादी महोत्सव का आयोजन किया गया है भाई, है ना? ये कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में ना खादी महोत्सव का आयोजन। क्वेश्चन हम बनाए नहीं है जानबूझ के। हम्म बेटा जो लोग एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं, एशियन गेम्स हम लोग एक साथ ले लेंगे सारे के सारे, है ना? अलग अलग पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, काफी ज्यादा मतलब मेरा मन था कि आप लोगों को बताऊं। भारत के बाहर पे भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू लगाया गया। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू अभी कल ही मैं देख रही थी, है ना? भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू लगाया गया है। भारत के बाहर, इसको अलग से नोट कर लेना। भारत के बाहर, भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर, भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा या सबसे बड़ा स्टैचू, सबसे बड़ी प्रतिमा या सबसे बड़ा जो स्टैचू लगाया गया है, ये आपका कहाँ पर लगाया गया है? तो आंसर हमारा क्या बनेगा? अमेरिका। अमेरिका की भी अगर बात करूं तो मैरी लैंड, है ना? ये प्रॉपर क्या हो जाएगी? जगह हो जाएगी मैरी लैंड, है ना? ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा? 19 फुट जो है वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, 19 फीट। डन है, 19 फीट। राम सुतार ने ही इसको बनाया है, और इसको भी जो नाम दिया गया है वो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दिया गया है, यानी समानता की प्रतिमा इसको नाम दिया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। या फिर अगर मैं बात करूं तो इसको भी जो नाम दिया गया है वो समानता की प्रतिमा ही इसको नाम दिया गया है। आंसर आपका क्या बन गया? हैदराबाद बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर बन गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अनुसार 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग रही है वो क्या रही है? सोचो, 64 में से हम लोग जो रहे हैं वो रहे हैं 54 पर, है ना? 64, 64, है ना? 64 में से हमारा जो रैंकिंग रहा है वो कितना रहा है? लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम आपका 52 था। अगर आप 2022 की बात करोगे, 2022 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 52 थी, जो कि 2023 में कितनी हो चुकी है? 56, 56, ठीक है, 56, 56। तो आंसर आपका क्या बन गया? 5, 6। चलिए, अरे मैंने आउट ऑफ बोला है भाई, मैंने ये कब कहा? मैंने तो आउट ऑफ बोला है, ठीक है? मैंने तो आउट ऑफ बोला है। क्या हो गया? टाइम हो गया क्या? अभी तो बहुत टाइम है सर, 7 मिनट में तो दुनिया जीत लेनी है ना? 7 मिनट बहुत होते हैं। चलो आगे चले। हाँ जी, 64। आउट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ जो मैंने बताया था ये 64 में से है ना? आउट ऑफ 64,
आउट ऑफ 64 में से जो भारत की रैंकिंग रही है वो 5656 रही है। तो आंसर आपका क्या बन गया 5656। वही अगर आप 2022 की बात करोगे तो 5252 जो रैंकिंग रही है पूरा का पूरा ही मिट गया भाई। यार आउट ऑफ बोला था मैंने, है ना, आउट ऑफ 64, है ना, आउट ऑफ 64 में से जो भारत की रैंकिंग है वो 56 है। एक बच्चा बड़ा परेशान हो रहा था बेटा 2022 में हमारी जो रैंकिंग रही है वो 52 रही है, ठीक है। तो आपका 56 जो है ये 110% करेक्ट आंसर है 56। ये आज हो क्या गया। चलो अगर हम बात करते हैं रिवीजन वाले पोर्शन की, तो आप 2 की स्पीड से तो इसके आंसर आप दोगे ही। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 10.5% से बढ़कर के कितनी परसेंट हो जाएगी। तो भाई अगर हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो 10.5% से बढ़कर के कितनी हो जाएगी 20.08% हो जाएगी। पॉलीथीन कचरा बैंक की स्थापना किस राज्य में करी गई है। 3 रुपए kg जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो हम खरीदेंगे, और ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं मैरीटाइम डे, तो विश्व समुद्री दिवस की अगर मैं बात करूं 26 से 27 28 है, या फिर अगर आप बात करेंगे 29 सितंबर। हाँ जी, मतलब विश्व समुद्री दिवस। अच्छा गुस्से में सॉरी बोल देना चाहिए बेटा, गुस्सा भी तो तुम्हारा जायज होना चाहिए थोड़ा सा लाजमी सा। 28 सितंबर बिल्कुल एकदम ठीक आंसर है। विश्व हृदय दिवस जो मनाया गया ये कब मनाया गया। हृदय का काम ही होता है तुम्हारी समस्याओं को सॉल्व करना, तो आंसर क्या बनेगा 29 सितंबर। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य एक जिला एक बल नीति अपनाने की दिशा में काम कर रहा है। बेटा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फोर्स पॉलिसी को जो लेकर के आ रहा है वो असम है, मेघालय है, मणिपुर है, या फिर अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा मणिपुर, क्योंकि इस समय मणिपुर के हालात जो है वो बड़े नाजुक हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बेटा आंसर आपका क्या बनेगा कैमूर, ठीक है। देखो जो अगस्त्य मलई है वो 51वां था, उसके बाद हम लोगों ने 52 वाला जो पढ़ा था वो पढ़ा था विषधारी वाला, उसके बाद 53 वाला जो था ये आप लोगों का क्या नाम है इसका, यार कौन सा था 53 वाला। देखो 51 वाला जो था वो तो अगस्त्य मलई था, है ना, 51 वाला अगस्त्य मलई, ठीक है, अगस्त्य मलई। 52 की अगर मैं बात करूं 52 वाला तो ये बूंदी विषधारी था ना, बूंदी विश्वधारी, बूंदी विश्वधारी। 53 की अगर आप बात करोगे तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व था जो कि आपका यूपी वाला है रानीपुर। 54 की अगर हम बात करते हैं तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, है ना। इसको एक बार आप डेटा जो है ये अलग से कहीं पर नोट आप लोग जो है वो कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या बन गया बिल्कुल डी, बिल्कुल एकदम ठीक है कैमूर। अगला क्वेश्चन है रुई की सियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो कब होती है। तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो होती है 2005 में। पनडुब्बी हाइकून का जो संबंध है वो किस देश से, मैंने आपको बताया था मछली जो कि उड़ सकती है। तो अगर हम हाइकून की बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या बनेगा ताइवान, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देश के पहले मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है। तो आंसर आपका क्या बनेगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वो किनको चुना गया है। तो के.एन. शांता कुमार को चुना गया है। पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आपको बताना है कि जो पलक है इनका संबंध कहाँ से होगा। तो बेटा पलक का संबंध जो होगा वो होगा H4 हरियाणा से। केंद्र ने अनुपमा आनंद को कितने साल के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सचिव अपॉइंट किया है। तो बेटा ये 3 साल के लिए इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है। सरकार ने CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल बढ़ा दिया, 9 मंथ के लिए इनके टेन्योर को जो है वो एक्सटेंड किया है। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक बनी है। अदिति अशोक का जो संबंध है वो कहाँ से हो जाएगा। तो अदिति अशोक बिलोंग करती हैं बेंगलुरु कर्नाटका से, ठीक है। ये कुछ बच्चे हैं जो परफॉर्म करते हैं, होमवर्क का आंसर भी करते हैं। तो विजय है, विजय के अलावा अगर मैं देखूँ तो काजू है, काजू के अलावा विवेक है, विवेक के अलावा और भी इतने सारे बच्चे थे जिनका आंसर आया था, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। अब तुम्हारे लिए होमवर्क का एक क्वेश्चन ये है कि एशियन गेम्स में हमारे पास कितने गोल्ड आ चुके हैं आज ढूंढना। एशियन
गेम्स में हमारे पास कितने गोल्ड आ चुके हैं, बस इतना ही बता देना। कौन कौन लाया नहीं भी बताओगे चल जाएगा, मैं समझ जाऊंगी तुम्हारी भावनाओं को कि तुम्हें पता है। बस हमारे पास गोल्ड कितने आ गए ये एक बार सर्च करना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कहाँ पर कर सकते हो, होमवर्क में आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो भाई जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, और ऐसे ही सीखते रहें मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।